Good afternoon, everyone. Today we are going to start a new chapter of history, chapter number 9, challenging the caste system. So, everyone living in India know about this system. Okay, they know about their caste, and they also know that how the caste system functions or works in our country. So, from ancient times, in ancient India, society was divided into four castes. These classifications were based on the डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, जब स्टार्टिंग में ये कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, तो शुरू शुरू में सोसाइटी डिवाइडेड थी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क की वो काम किस तरह का करते हैं, उसके हिसाब से वो देयर वर फोर कैटेगरीज। ओके, बट विद द टाइम एज द टाइम वाज पासिंग अवे, टाइम के पास होने के साथ साथ जैसे टाइम बीतता गया, these classifications became rigid and they were became the part and parcel of our Indian society. Now the caste became hereditary. अब कास्ट हेरिडिटरी बन गई। हेरिडिटरी का मतलब क्या है कि वो बन गई ऑन द बेस्ड ऑफ बर्थ। तो जिस पर्सन ने, उसके फादर जिस कास्ट के होंगे वही उस पर्सन की कास्ट होगी। पर्सन्स थे वो बिलोंग करते थे अपर कास्ट को, दे स्टार्टेड इल ट्रीटिंग द पर्सन बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट। तो आपको पता है जैसे कि फोर कास्ट जो मेन थी, वर्णा सिस्टम था। फोर कास्ट सबसे ऊपर ब्राह्मण्स, उसके नीचे क्षत्रियास, उसके नीचे वैश्यास एंड लास्ट में एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी वर द शूद्रास। ओके, सो that's how the society was divided into various castes. Now, who are the lower castes? So, lower caste कौन से? वो marginalized groups या वो marginalized लोग जो lower caste को belong करते थे, who were given the status of low people under the Varna system. Okay, Shudras. So after independence, they were divided into various categories of scheduled castes and scheduled tribes. So because जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो डिवाइडेड थे और एंड कैप्चर्ड बाय द अपर कास्ट, सो ये लोग जो है हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए। इनको ज़्यादा मौके नहीं मिले प्रॉस्पर करने के, डेवलपमेंट करने के, एंड स्टिल दे आर लैगिंग बिहाइंड अदर पीपल। सो इन लोगों को जो है सोसाइटी में माना गया अनटचेबल्स। ओके, अनटचेबल्स क्यों? क्योंकि ये कौन से काम करते थे? दे वर सर्विंग द अदर कास्ट। तो ये सर्विस सेक्टर में थे उस समय। ओके, दास थे, इसलिए इनको क्या माना जाता था कि ये पवित्र नहीं है। दे वर नॉट रिगार्डेड एज पियर्स, दैट्स व्हाई दे वर डिसरिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय अदर कास्ट। तो दूसरी कास्ट के जो लोग थे इनके साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, इनको फंक्शंस में इनवाइट नहीं करते थे, इनके साथ कोई सोशल रिलेशन नहीं रखते थे। बस उनका काम था आके सर्विस प्रोवाइड करना और चले जाना। ओके, सो इस सिस्टम को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था, इनह्यूमन सिस्टम था और सोसाइटी को डिवाइड करता था, and it also brings inequality in the society. That's why at different times different social reformers became active to do away with this system. इस सिस्टम को खत्म करने के लिए टाइम टू टाइम सोशल रिफॉर्मर्स ने कोशिश की। ओके, movements against caste system in the 19th century. Let's study कि 19th century में कौन कौन सी मूवमेंट्स कास्ट सिस्टम के खिलाफ आई। So the caste system had for centuries been exploitative in nature with the deliberate aim of dominating the untouchables or the Shudras, as they are also referred to by the upper caste. This equation or state treatment started being questioned with the coming of the British. तो जब ब्रिटिश आए, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग आए,
ठीक है, उन्होंने इस सिस्टम को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि भाई ये ऐसा तो वेस्टर्न सिस्टम, वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर उन्होंने तो ऐसा कभी देखा नहीं था कि ह्यूमंस को ही इल ट्रीट किया जा रहा है दूसरे ह्यूमंस द्वारा। ओके, सो उन्होंने क्या किया, इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन सिखाने की उन्होंने कोशिश की। ओके, वो नए कॉन्सेप्ट अपने साथ लेके आए, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम का। ओके, और राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, उन्होंने बोला कि सभी इक्वल हैं। ओके, इक्वल राइट्स होने चाहिए सबको। विद द राइज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द कमिंग ऑफ रेलवेज, द कास्ट सेक्रेटरी कुड नॉट बी मेंटेन्ड। अब जो इंडस्ट्रीज आई, रेलवेज आई, तो रेलवे के डब्बे में आपको पता है सभी एक साथ ट्रेवल करते हैं। तो ये जो सिस्टम है धीरे धीरे क्या है, इसके ऊपर अब क्या है, खत्म होने का खतरा मंडराने लगा। ठीक है, हालांकि ये बहुत अच्छी बात होगी अगर कास्ट सिस्टम अभी इसी वक्त खत्म हो जाए, लेकिन अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। और उस समय इसका खत्म होना खास तौर पे बहुत जरूरी था, क्योंकि ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा था। ओके, सो जब ब्रिटिश ने अपने सोल्जर्स में भी रिक्रूटमेंट करवाया लोगों को, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। ओके, फिर ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ा लोगों को, इंडस्ट्री आई, फैक्ट्रियों में काम करना पड़ा, लोगों ने एक दूसरे को जाना जो सदियों से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थे। ओके, उनको भी अपनी वैल्यू थोड़ी महसूस हुई, फिर ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द रिफॉर्मर्स फाइटिंग अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। सो with the rise of the national movement in India, some leaders realized that participation of all Indians was imperative if India had to succeed in her plans of overthrowing the British. Okay, सो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर हमें ब्रिटिश को यहाँ से उखाड़ फेंकना उनके राज को, तो हमें पूरे इंडिया को कलेक्टिवली फाइट करनी चाहिए, एक साथ मिलकर फाइट करनी पड़ेगी, इसलिए सबको एक साथ लेकर आना जरूरी है। फर्स्ट, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया, साबरमती में एक आश्रम स्टैब्लिश किया, वहां कोई भी आके रह सकता था। दूसरा, उन्होंने जो दलित, जिनको आज हम दलित्स भी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को, शूद्राज, तो लोअर कास्ट पीपल, वहां पर जाकर उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि उनकी गलियों मोहल्लों में जाकर जो है वो उनके साथ जाके घुलने मिलने लगे। ठीक है, उनके साथ सभाएं करने लगे, मीटिंग्स करने लगे। उन्होंने दलित्स को एक नाम दिया, हरिजन। हरि का मतलब होता है भगवान, जन होता है भक्त या जनता, तो भगवान के लोग, ये नाम उन्होंने महात्मा गांधी जी ने दिया, हरिजन। ओके, द कोर फोकस ऑफ दिस पेपर वाज टू एजुकेट द अपर कास्ट टू गिव अप द evil concept of untouchability. In 1932, he founded the Harijan Sevak Sangh to undertake promotional activities for the untouchables like opening access to public wells, roads, schools, temples and cremation grounds। ठीक है, तो उन्होंने एक पेपर चलाया जिसका नाम भी उन्होंने हरिजन रखा, न्यूज़पेपर। उसमें एजुकेट किया गया पढ़े लिखे लोगों को कि अब ये कॉन्सेप्ट है जो अनटचेबिलिटी का, इसको छोड़ दो। 1932 में हरिजन सेवक संघ बनाया उन्होंने, तो जिसका मकसद था कि अनटचेबल्स के लिए वेलफेयर एक्टिविटी स्टार्ट करना, उनको पब्लिक वेल्स में एंट्री करवाना, मंदिरों में एंट्री करवाना, रोड स्कूल्स उनके लिए खोलना। पहले ये सब बंद थे हरिजन्स के लिए या दलित्स के लिए या फिर अनटचेबल्स के लिए। Among the people on the importance of realizing and accepting the fact that all Indians are equal, so लोगों में ये कंसेप्ट को प्रचार करना, प्रचलित करना भी उन्होंने एक अपना एम बना लिया कि सभी इंडियंस इक्वल है। Now Dr. B.R. Ambedkar. So Dr. B.R. Ambedkar was born into a lower caste family. Having personally experienced discrimination, he spent his whole life in working for the upliftment of the lower caste. So डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में सब जानते हैं कि वो बहुत बड़े एक फेमस पर्सनालिटी हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा है। ही इज ऑल्सो नोन एज द
फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो खुद एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने क्या किया कि जब वो पॉलिटिक्स में एंटर हो गए तो उन्होंने बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ यहाँ दलित्स को, लोअर कास्ट पीपल को उनके राइट्स दिलवाने के लिए बहुत सारी उन्होंने अपना मेन रोल प्ले किया। ओके, इन बॉम्बे ही formed a बहिष्कृत हितकारिणी सभा in July 1924 for this purpose. Later he also organized the अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा to fight against caste oppression. ओके, एक तो उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्टार्ट की, दूसरा अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा। तो ये किस लिए उन्होंने सब कुछ किया, ताकि दलित को इक्वल राइट्स दिए जा सकें और वह कास्ट ऑपरेशन उससे मुक्ति दिलवाई जा सके। उन्होंने न्यूज़पेपर भी निकाला, मूक नायक, लीडर ऑफ द साइलेंट, ताकि उनकी आवाज को सुना जा सके। वो क्या कहते हैं, वो दलित लोग वो क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके विचारों को सुना जाए। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। आपको उसके बाद बताया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन की चेयरमैन थे उन्होंने। फिर बाद में जाके उन्होंने रिजर्वेशन का भी इंतजाम कर दिया। उसके बाद फिर बहुत सारे जो एक्ट्स वगैरह पास किए गए गवर्नमेंट्स के द्वारा, ओके, टू एंड द ऑपरेशन ऑफ कास्ट।